स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल मुकेश कश्यप पर। कृष्णा कोचिंग सेंटर हमारे कोचिंग का नाम है, मुरादाबाद से बिलोंग्स करते हैं। आज फिजिक्स का क्लास 11th का चैप्टर 3 के मैं 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आ रहा हूं। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लेकर आ रहा हूं जो कि हमेशा आते रहते हैं क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के अंदर। पार्ट का नाम है सरल रेखा में गति। देखिए बच्चे, इस न्यूमेरिकल्स को जानने से पहले आपको कुछ फॉर्मूलों के बारे में जानना होगा और इस पूरे के पूरे वीडियो के अंदर मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखें, एक एक न्यूमेरिकल को बहुत ध्यान से समझें। अगर आपने ये 3 न्यूमेरिकल ध्यान से कर लिए तो उसके बाद आपको न्यूमेरिकल्स बहुत ईजी लगने लगेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सरल रेखा में गति मैं बताना चाहूँगा आपको। अगर आपने सरल रेखा में गति चैप्टर हमारा नहीं पढ़ा है अभी तक, तो आप मेरे चैनल पर पुरानी वीडियोस पड़ी हुई हैं, पहले वीडियो दे रखी हैं, उनके अंदर मैंने टोटल सब कुछ समझा रखा है, उसमें आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए। तो हम पहले बात कर लेते हैं गति। गति जैसे ही आता है तो गति में 3 नियम होते हैं जिसको हम गति के 3 नियमों के नाम से जानते हैं। तो हम समझ लेते हैं सबसे पहली चीज कि एक वर्ड आएगा जिसे बोलते हैं विराम अवस्था। देखिए, विराम अवस्था जब भी वर्ड आता है, क्या आता है? विराम अवस्था। ठीक, तो विराम अवस्था जब भी वर्ड आएगा तो उस जगह पर हम u = 0 रखेंगे। और u क्या होता है? u होता है हमारा प्रारंभिक वेग। क्या होता है? प्रारंभिक वेग। इसको हम स्मॉल u से रिप्रेजेंट करते हैं। विराम अवस्था के अंदर u हमारा 0 रहेगा। ठीक है, अब v होता है हमारा अंतिम वेग। क्या होता है? v अंतिम वेग होता है, अंतिम वेग। उसके बाद t की बात आती है, t होता है हमारा समय। t क्या होता है? समय। a होता है त्वरण। a को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यानी कि त्वरण को रिप्रेजेंट करते हैं a से। क्लियर। अब एक और वैल्यू आती है s। s होती है हमारी दूरी या फिर बोल सकते हैं इसको विस्थापन। ठीक है, ये हम समझ चुके हैं कि u होता है प्रारंभिक वेग, v होता है अंतिम वेग, t होता है समय, a होता है त्वरण, s होता है दूरी या फिर विस्थापन। इतनी बात होने के बाद अब हम पहले फॉर्मूले के तरफ बढ़ते हैं। पहला फॉर्मूला जो होता है वो होता है v = u + at। ठीक है, क्या होता है? v = u + at। दूसरा फॉर्मूला होता है v² = u² + 2as। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला होता है s = ut + ½ at²। ये हमारे 3 फॉर्मूले होते हैं। अब इन 3 फॉर्मूलों के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर हमें कोई चीज़ स्टार्टिंग से चलकर एंड में रुकती हुई नज़र आ रही है, स्टार्टिंग से चलकर और बाद में रुकती हुई नज़र आ रही है, तो वहाँ पर हमें u की वैल्यू गिवन होगी। u यानी कि हमें जो वेग दे रखा है वो गिवन होगा। और जब रुक रही है तो इसका मतलब उसकी लगातार स्पीड कम हो रही है। तो जब स्पीड कम होगी तो a जो होगा त्वरण, उसे हम मंदन मानते हैं। क्या मानते हैं? मंदन का त्वरण, यानी कि कम होने का। तब हम a को माइनस का यूज़ करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तब फॉर्मूला हो जाता है जब रुक रही है गति तो v = u - at। क्लियर। कब? जब हमें महसूस होगा कि गति हमारी कम होती चली जा रही है। अब अगर हमें सपोज दे रखा है कि गति बढ़ती हुई नजर आ रही है, तब हमें u = 0 लेंगे, क्योंकि जब बढ़ेगी चीज तो बढ़ते हुए स्टार्टिंग करेगी विराम अवस्था से। तो विराम अवस्था में u 0 होगा और जो हमें अंतिम वेग दे रखा होगा, जो भी हमें वेग दे रखा होगा वो क्या होगा? v होगा। क्लियर। ये चीज हमारे पास यहाँ से पता चल जाती है। यही चीज चलती है हमारा सेकंड फॉर्मूले के अंदर भी, कि जब हमें कोई चीज रुकती हुई नजर आएगी तब हम माइनस यूज करेंगे, यानी कि v² = u² - 2as हो जाएगा। यही चीज अप्लाई यहाँ पर होती है, s = ut - ½ at² हो जाएगा। कब? जब मंदन दे रखा है, यानी कि त्वरण जो है हमारा कम हो रहा है लगातार। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं कि ये कब चलती है सरल रेखा? तब चलती है जब हम किसी एक सड़क पर चल रहे हैं, यानी कि समतल पर चल रहे हैं। अगर समतल पर चल रहे हैं, प्लेन में चल रहे हैं, तब हमें ये चीज़ अप्लाई होती है। आपको याद रखना है
कि ए और जी दोनों आपस में करीब करीब बराबर होते हैं। ये भी त्वरण है और ये गुरुत्वीय त्वरण है, दोनों आपस में बराबर हैं। अब अगर यही बात हम कहाँ लें, हाइट पर लें, यानी कि ऊंचाई पर अगर लेने लगें, तो जो हमने डिस्टेंस ये चली थी एस, वही हमने ऊपर से नीचे कोई गेंद फेंकी जा रही है या फिर कोई पत्थर फेंका जा रहा है, तो वो हाइट के रूप में आता है। किसके रूप में आता है? हाइट के रूप में। तो जब हाइट आएगी तो जो हमारी डिस्टेंस होती है एस, वो कन्वर्ट हो जाती है एच के अंदर, यानी कि एस जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा एच में और ए कन्वर्ट हो जाता है जी में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तब इन्हीं फॉर्मूलों के अंदर हमें फॉर्मूले मिल जाते हैं v बराबर u प्लस जी टी। ठीक है, v ए की जगह g पुट कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ हो जाएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2g और s की जगह h लिख देंगे। ठीक है, प्लस उसके बाद अब यहाँ फॉर्मूले की बात करते हैं, तो h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब जब ऊपर की तरफ जाते हैं, हमेशा ध्यान रखना है कि जब हम ऊपर की तरफ, अगर हमने समतल से यहाँ कोई पत्थर ऊपर की तरफ फेंका है तो उसकी हाइट पर जाते जाते स्पीड लगातार कम होती चली जाती है। तो इससे हमें पता चलता है कि इसकी स्पीड जब कम हो रही है तो इसका जो त्वरण है वो क्या हो रहा है? मंदन का त्वरण है। इसका मतलब जब हम ऊपर की तरफ कोई चीज़ फेंकते हैं तो हम माइनस यूज़ करेंगे। ध्यान रखना, क्या यूज़ करेंगे? माइनस। जैसे यहाँ पर मंदन होता था तो यहाँ माइनस यूज़ करते थे, तो वहीं इन्हीं फॉर्मूलों के अंदर इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में माइनस यूज़ करेंगे जब नीचे से ऊपर की तरफ फेंकेंगे। और अगर ऊपर से कोई चीज़ नीचे की तरफ आ रही है, तो सपोज़ हमने कोई भी चीज़ ऊपर से फेंकी है, तो वो क्या होता है? ऊपर हमारी ज़ीरो होती है, नीचे आकर उसका वेग बढ़ जाता है। तो इससे पता चलता है कि उसकी स्पीड लगातार बढ़ रही है। तो जब ऊपर से कोई चीज़ नीचे फेंकी जाएगी तब क्या होगा? प्लस होगा। ठीक है, अब यही चीज़ जैसे u प्रारंभिक वेग लिया था हमने, उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या होगा कि अगर हम नीचे से कोई चीज़ फेंकते हैं ऊपर की तरफ, तो u हमें स्पीड दे रखी होती है। समझ लीजिए कि जब हम किसी चीज़ को वेग देंगे तो प्रारंभिक वेग हमने दे दिया उसको। ठीक है, 5 मीटर ऊपर कोई चीज़ फेंकी है तो 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से अगर फेंकी, तो पहली जो स्पीड है वो हमने ऊपर की तरफ दे दी। तो जो दी है तो वो u है हमारी प्रारंभिक वेग। वो कहीं ना कहीं ऊपर जाकर एक जगह ऐसी आती है जहां पर आकर वो रुक जाती है। तो जब रुकेगी तो वहां v बराबर हो जाता है 0। ठीक है, कोई चीज़ अगर समाप्त हो रही है तो वहां v बराबर 0 हो जाएगा। लेकिन यही कंडीशन जब ऊपर से फेंकते हैं तो ऊपर हाथ में हमने कोई भी स्पीड नहीं थी, तो वहां पर u क्या है? 0 है। और जब हमने नीचे फेंकी तो वो नीचे आते आते स्पीड गेन कर लेती है, स्पीड आ जाती है उसके अंदर, तो वहां पर v बराबर हो जाता है जो भी वैल्यू उसके अंदर क्रिएट हुई है, जो भी उसने एब्जॉर्ब की है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको ये फॉर्मूले पूरी तरीके से समझ में आ चुके होंगे। और अगर नहीं आए हैं तो आप मुझे कमेंट में करके पूछ सकते हैं, मैं फॉर्मूले दोबारा से समझा दूंगा। इसके बाद हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है, पढ़ देता हूँ उसको, आप लोग इसे उतार लेना क्वेश्चंस को। और एक काम ध्यान रखना कि स्क्रीनशॉट के चक्कर में मत पढ़ना, एक एक चीज़ को समझते हुए चलना। पता चला कि आपको सॉल्यूशन मिल गया तो आपने स्क्रीनशॉट खींच लिया, तो स्क्रीनशॉट से कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आपके माइंड में नहीं है। पढ़ लेते हैं। एक कार एक सीधी समतल सड़क पर एक समान त्वरण से विराम से चलते हुए 25 सेकंड में 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल अर्जित कर लेती है। कार द्वारा इस समय अंतराल में चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो बच्चे, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते समय लिखते हैं जो जो हमको गिवन है। क्या क्या गिवन है देख लेते हैं। इसने सबसे पहले वर्ड बोला विराम से चलते हुए। किससे चलते हुए? विराम। तो हमने बताया था जब विराम से चलेगी कोई चीज़ तो u होगा हमारा 0। प्रारंभिक वेग क्या है? 0। 25 सेकंड में समय दे रखा है, यानी कि क्या है ये? t। t इज इक्वल टू कितना है? 25 सेकंड। 25 सेकंड में 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल अर्जित कर लेती है। मीन्स ये इसकी स्पीड हो जाती है, गेन हो जाती है, यानी कि क्या है हमारा? v इज इक्वल टू है 180 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब हम इन क्वेश्चंस को करते हैं तो किलोमीटर प्रति घंटा में नहीं सॉल्व करते, इसको किस में सॉल्व करते हैं? मीटर प्रति सेकंड के अंदर सॉल्व करते हैं।
तो किलोमीटर को जब मीटर 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर और 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकेंड। ठीक है, जब हम इसको किलोमीटर प्रति घंटा को कन्वर्ट करते हैं मीटर प्रति सेकंड में तो 1000 बटे 3600 से करते हैं डिवाइड, ठीक है, या मल्टीप्लाई कह सकते हैं। तो 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 2 एकम 2 2 अट्ठे 16 बराबर हम जब देखेंगे तो 5 बटे 18 मीटर पर सेकंड ये निकल कर आता है। तो मीन्स क्या करते हैं, हम इतनी बड़ी कैलकुलेशन ना करके हम सीधा कर लेते हैं 180 गुणा किलोमीटर प्रति घंटा को जब चेंज करते हैं मीटर पर सेकंड में तो हम 5 बटे 18 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाता है मीटर पर सेकंड। 18 से इसे काटेंगे 10 बार जाएगा बराबर कितना हो गया 50 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास पता चल गया v। ठीक है, अब v पता होने के बाद देखते हैं, उसने कहा कि कार द्वारा इस समय अंतराल में चली गई दूरी ज्ञात करनी है और साथ में ज्ञात करना एक कार एक सीधी समतल सड़क पर। देखो जब हमें दूरी ज्ञात करनी है इसका मतलब s हमको फाइंड करना है। अब s कौन से फॉर्मूले के अंदर हमें देखना है, 3 फॉर्मूले थे उनके अंदर किस फॉर्मूले के अंदर s ये और ये सब चीज़ें आएंगी u t v। तो फॉर्मूला हमें यूज जो होना है वो होना है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर। ठीक है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये फॉर्मूला यूज होना है। ठीक है, जब ये फॉर्मूला यूज होना है तो हमें a दे रखा है, a हमें यहाँ पर कहीं पर नहीं गिवन, तो हम a निकालेंगे। a को किस फॉर्मूले से निकालेंगे, u v बराबर कौन सा, v बराबर u प्लस a t, इस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे पहले a को। v कितना है हमारे पास, v है 50, u 0 प्लस a और t कितना है 25। तो देखें अगर ध्यान से 50 यहाँ से हो जाएगा 25a, a बराबर हो जाएगा 50 बटे 25, 25 दूनी 50 बराबर 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हमारे पास a आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारे पास त्वरण आ गया। अब जब a आ गया तो हम इस फॉर्मूले को, जो हमारा फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। इसे पहले नहीं लिखना है आपको, ये आपको समझाने के लिए लिखा है। आपको डायरेक्ट पहले ये वैल्यू लिखनी है, उसके बाद लिखना है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as इक्वल्स टू, देखो v की वैल्यू कितनी है हमारे पास, v बराबर दे रखा है 50, ठीक है, स्क्वायर, u कितना है 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू 2 इंटू s हमको फाइंड करना है। यहाँ से 50 देखेंगे, 50 का स्क्वायर 5 पंजे 25 और डबल 0 आ जाएगा इक्वल्स टू 0 प्लस 2 दूनी 4s। ठीक है, अब जब इससे देखेंगे हम तो कितना हो जाएगा 2500 बराबर 4s और s की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2500 बटे में आ जाएगा 4, 4 एकम 4, 4 6 24, बचा यहाँ से 1, 4 दूनी 8, बचा यहाँ से कितना 2, 4 पंजे 20। तो s बराबर हमारे पास आ जाएगा 625 और यहाँ मीटर पर सेकंड में चल रहा है तो दूरी किस में आएगी, मीटर में। ये इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, होप सो आपको ये समझ में आ चुका होगा। इसके बाद चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन। एक गेंद एक मीनार की चोटी से 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की को फेंकी गई है और फेंकने के 5 सेकंड बाद वह पृथ्वी से टकराती है। मीनार के ऊंचाई की गणना कीजिए। यह भी बताइए कि पृथ्वी से टकराते समय गेंद का वेग क्या था। जी बराबर दे रखा हमको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चे पहले तो समझ लेते हैं इसके अंदर इंपॉर्टेंट ऐसा क्या है। इंपॉर्टेंट इसके अंदर ये है कि अगर हमने देखा कि एक मीनार है जिसकी ऊंचाई हमने मान लिया कि h है, कितनी ऊंचाई है इसकी, h है। h स्मॉल भी ले सकते हो, कैपिटल ले सकते हो, जैसी आपकी इच्छा हो वैसी आप इसमें यूज कर सकते हैं। अब हमने जो इसने दे रखा है वो कह रखा है गेंद एक मीनार की चोटी से, किस जगह से, ये वर्ड इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, चोटी से। तो चोटी कहाँ होगी, ऊपर होगी। इस चोटी पर से 20 मीटर प्रति सेकंड के ऊर्ध्वाधर ऊपर को फेंकी गई है। अब इस बात को समझ लेते हैं कि जहां पर इंसान खड़ा होता है उस जगह से हम इस तरीके से एक क्षैतिज रेखा ले लेते हैं और इस क्षैतिज से ऊपर की तरफ जो जाता है उसे ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। तो अगर बच्चा यहीं से गेंद को फेंक देगा, इंपॉर्टेंट चीज यह है कि एक तो तरीका हो गया कि हमने पकड़ा और नीचे गिर दिया, तो यहां से छोड़ दी गेंद, ठीक है,
यहाँ से नहीं छोड़ी है गेंद, उसने क्या किया है, उसने क्या है कि चोटी के ऊपर से ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंकता है, फिर वो गेंद इस तरीके से नीचे की तरफ आ रही है। समझना इस चीज को कि हम यहाँ खड़े हैं और खड़े होकर और ऊपर फेंक रहे हैं और ऊपर जाने के बाद नीचे की तरफ गेंद आ रही है। ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ आप ध्यान रखेंगे। तो मेरी बात को हमेशा ये ध्यान रखना जो अगले न्यूमेरिकल में भी काम आएगी, कि जहां हम खड़े होते हैं और अगर किसी ऊंचाई पर खड़े हैं और उस ऊंचाई से भी ऊपर ऊंचाई पर कोई चीज फेंक रहे हैं, तो यू को वहां माइनस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? माइनस का। तो यही इसके अंदर पॉइंट हमारा बहुत ज्यादा समझने का है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लेते हैं इसका। तो सॉल्यूशन के अंदर हमारा जो इसने फेंकते समय जो वेग था वो क्या था? यू था। और किसका होगा? हमने बताया जब ऊपर से ऊपर फेंकेंगे तो माइनस का यूज करेंगे, यानी कि माइनस का 20 मीटर पर सेकेंड। ये वेग उसने फेंका। अब उसने कहा फेंकने के 5 सेकंड बाद, यानी कि टी बराबर दे रखा 5 सेकंड बाद वह पृथ्वी से टकराती है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आने में उसे 5 सेकंड लग गए। अब उसके बाद उसने कहा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, एच हमको निकालनी है। तो लिख लेंगे माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई बराबर एच। ठीक है, एच हमने मान ली। ज्ञात कीजिए, यह भी ज्ञात कीजिए कि पृथ्वी से टकराते समय उसका वेग क्या था, यानी कि v बराबर क्या था, ये भी हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हम कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन करेंगे, h निकालना है और h निकालते समय हमें t पता है, g की वैल्यू इसने यहाँ पर गिवन दे रखी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फॉर्मूला जो था वो था h इज इक्वल टू यू प्लस, देखो ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। क्या था? ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो हमने क्या किया? h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, जब ऐसी चीज हमने यूज की तो h हमें फाइंड करना है। u कितना दे रखा? माइनस का 20 इंटू टी कितना दे रखा? 5 प्लस 1/2 गुणा जी कितना है? 9.8 इंटू टी कितना है? 5 का स्क्वायर। देखेंगे 20 पंजे 100 प्लस इससे काट देंगे 4.9। जब 4.9 ये आया 4.9 और इसकी मल्टीप्लाई 5 पंजे 25, 25 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 25 से मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए बच्चे क्या आएगा? 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 122.5। ये आपका समय खराब ना हो इसलिए मैंने कर दिया, आपको करनी आती है गुणा। 122.5 में से जब 100 को घटाएंगे क्या बचेगा? 22.5 मीटर। तो ये तो हमारी आ गई h। ठीक है, h फाइंड हो गई। अब h के बाद h यानी कि इसकी मीनार की ऊंचाई कितनी थी? 22.5 मीटर है। अब हमें क्या निकालना है? v निकालना है। तो v बराबर फॉर्मूला होता है u प्लस जी टी। ठीक है, तो v हमें दे रखा है गिवन, नहीं u हमें दे रखा है गिवन, हाँ 20 प्लस जी कितना है? 9.8 और टी कितना है हमारे पास? 5। तो v बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 20 प्लस इन दोनों की आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि आएगी 49। 49 इसमें से माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 29 मीटर पर सेकेंड। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। होप सो आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है बच्चों, तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो दे रखा है इंपॉर्टेंट है, देखना। गैस से भरा एक गुब्बारा 12 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जा रहा है। अब क्या है? गुब्बारे का जिक्र है, ध्यान रखना। मैंने तीनों क्वेश्चन आपको अलग अलग टाइप के रखे हैं। इसमें गुब्बारे का जिक्र है और गुब्बारे में गैस भरी हुई है, वो कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। कौन सा गुब्बारा है? जैसे पैराशूट होता है, पैराशूट है ये। ठीक है, तो 12 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जा रहा है। तो सपोज हमारे पास कोई एक गुब्बारा टाइप का ले लेते हैं। ये क्या है? एक गुब्बारा है। ठीक है, और इस गुब्बारे के अंदर कोई आदमी बैठा या कुछ भी मान सकते हो, XYZ कुछ भी है। ठीक है, तो इसके अंदर उसने क्या कहा कि यहाँ से 12 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ये तो ऊपर की तरफ जा ही रहा है, 12 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक, उसके बाद उसने कहा कि जब वो भूतल से 65 मीटर की दूरी पर था, यानी कि ये जो चीज है गुब्बारा यहाँ से 65 मीटर की दूरी पर है। कितने की दूरी पर है? 65 मीटर की दूरी पर है भूतल से। तब उसके जो गुब्बारा था
भूतल से इतनी दूर है तो उसमें से एक पैकेट गिराया गया, यानी कि यहाँ से एक पैकेट लिया और उसको नीचे की तरफ गिरा दिया। ठीक है, इस पैकेट को नीचे की तरफ गिरा दिया। तो जब ये पैकेट नीचे की तरफ गिराया, कितनी ऊंचाई पर, 65 मीटर की ऊंचाई से जब था तब उससे नीचे की तरफ गिरा दिया गया। तो इसे जब गिराया तो गिराने के बाद गणना करनी है कि पैकेट पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगेगा। ये जो समय है, ये पैकेट यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लेगा। तो ये सब चीजें ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहली चीज दे रखी है वेग। तो वेग दे रखा है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो वेग देखिए वही चीज जैसे मैंने बताया था, ऊपर से कोई चीज ऊपर जा रही हो तो हम u किस चीज का लेंगे, माइनस का। तो u बराबर हो जाएगा -12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद जब वह गुब्बारा भूतल से 65 मीटर की ऊंचाई पर है, यानी कि h बराबर कितनी दे रखी है, 65 मीटर। ठीक है, ये भी हमें समझ में आ गया है। उसके बाद इसने हमें एक वर्ड दे रखा है, g दे रखा है। g बराबर कितना दे रखा है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमें चीज गिवन है। अब हमें जो ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है इसका समय, यानी कि t बराबर हमको फाइंड करना है। ठीक है, फॉर्मूला जब ऐसा जिसके अंदर ये सब चीजें आती हो तो वो फॉर्मूला होता है h बराबर ut प्लस हाफ GT स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला है। तब देखेंगे इसमें हम वैल्यू रखेंगे 65, u बराबर कितना है, -12, t बराबर कितना है, फाइंड करना है, प्लस 1/2, g की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10, और t की वैल्यू कितनी दे रखी है, फाइंड करनी है। ठीक, तो हमने देखा 65 बराबर -12t और प्लस ये देखो इससे काट देंगे 5 बार, कितना हो जाएगा, 5t स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम सही से देखें 5t स्क्वायर -12t क्रम से लिख लिया और 65 को इस साइड लिया है तो -65 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ से हमारी एक द्विघात समीकरण बन रही है। कौन सी समीकरण बन रही है, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण जब सॉल्व करते हैं तो 5 की 65 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 65 और 5 की मल्टीप्लाई करें अगर तो कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25, हासिल लगा 2, 5 छिक्का 30 और 2 32, यानी कि 325 के ऐसे टुकड़े करो जिनको घटाएं तो 12 आए और गुणा करें तो 325 आए। तो ऐसे टुकड़े अगर करेंगे तो वो होते हैं टुकड़े हमारे 25 और 13। कितने होंगे, 25 - 13। आप करके देख लेना घर पर, वो आप कर पाएंगे। ठीक है, ये t है -65 बराबर 0। यहाँ से 5t स्क्वायर -65, 25 t एक साथ लिख लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13t -65 बराबर 0। यहाँ से 5t कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा t -5 पंजे 25 और प्लस 13 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा t -5, 13 पंजे 65 बराबर 0। ये t -5 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और 5t प्लस 13 एक ब्रैकेट में आ जाएगा बराबर 0। यहाँ पर 5t -5 = 0 रख लेंगे, t = हो जाएगा 5। दूसरी तरफ 5t प्लस 13 = 0 रख लेंगे, 5t = 13 हो जाएगा माइनस का और t = हो जाएगा -13/5। बच्चे ध्यान से देखें कि पहली चीज समय जो होता है वो कभी ऋणात्मक नहीं होता। क्या नहीं होता, ऋणात्मक नहीं होता। दूसरा बटे में हम बहुत कम समय को लेते हैं, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो कौन सा होगा आंसर, आंसर होगा 5 सेकंड लिखोगे, चूंकि समय कभी ऋणात्मक नहीं होता, कभी ऋणात्मक नहीं होता अतः तो t यानी कि जो समय है वो कितना होगा, 5 सेकंड। होप सो आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो। इसका मतलब यह है कि ये पैकेट 5 सेकंड में ज़मीन तक पहुंच जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। और अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से मैं आपके सामने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आता रहूं और न्यूमेरिकल ऐसे ही आपको कराता रहूं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में मुझे बताइए और ऑल द बेस्ट।